हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। सेकेंड लेक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल चल रहा है हमारा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो लेट्स बिगिन। आइए, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जो सामने भाई साहब दिख रहे हैं, इनका नाम है रिस्पेक्टेड मिस्टर जॉन डाल्टन। महान आदमी है, काफी डिस्कवरीज करी इन्होंने, ठीक है, तो रिस्पेक्ट देना बनता है। तो ये है मिस्टर डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया था, तो वो तो मैंने आपको सही सही बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली जो सही सही है वहां तक हम लोग डायरेक्टली तो पहुंच नहीं गए। धीरे धीरे डिस्कवरी होती है, पहले वो लोग कुछ बताते हैं, फिर उसमें भी जो कमियां होती हैं फिर अगला साइंटिस्ट आके उनको रेक्टिफाई करता है, फिर उसके बाद अगला उसको रेक्टिफाई करता है। इस तरह से लगातार चीजें इंप्रूव होती चली जा रही हैं, जो आज भी चल रही हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो अब ये हुआ कि भैया इतना तो हमको पता था कि चीजें एटम से मिलके बनी। अब एटम से मिलके बन तो मैटर है, और मैटर किसे है तो एटम से। तो सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाले जो भैया हैं वो मिस्टर जॉन डाल्टन अंकल ही हैं। इन्हीं ने बताया कि एटम से मिलके बना हुआ है। बाकी हम लोग अपना कल्चर भूल चुके हैं, तो वरना सबसे पहले इंडिया में बताया गया था, उसका नाम अणु रखा गया, एटम का नाम अणु रखा गया, सॉरी परमाणु रखा गया एटम का नाम, और मॉलिक्यूल का नाम अणु रखा गया। तो लेकिन उसके बारे में कोई वो नहीं है, क्योंकि जानते हैं सारे प्रूफ जो हैं वो ब्रिटिशर्स और जितने भी यूरोपियंस हैं वही सारे चीज़ रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग को यही पढ़ना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, खैर पढ़ते हैं। तो ये है मिस्टर जॉन डाल्टन। तो जब पूछा गया कि भैया मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले जॉन डाल्टन सामने आते हैं और इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी। क्या करी? एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी कि आखिर जो मैटर है वो कैसे बना हुआ है, किन चीजों से बना हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या कहते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और एक महान फिजिसिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और ये आपके पेपर में आती है बहुत कायदे से, इसलिए आपको इसका एक एक पॉइंट जो होना चाहिए वो रटा होना चाहिए और आपको अच्छे से याद कर लेना है, चाहे सही हो चाहे गलत, इससे मतलब नहीं, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। सही वाला मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मतलब है कि डाल्टन ने मैटर के बारे में कैसा बताया कि मैटर क्या कैसा हो सकता है, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन कहते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो इन्होंने कहा कि दुनिया में जितना भी मैटर है, क्या दुनिया में जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। तो बात ठीक थी काफी हद तक कि एटम से मिलके ही चीजें बनी हुई हैं। तो ये कहते हैं ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो समझना, एक्चुअली कल मैंने आपको एटम भी बताया था, मॉलिक्यूल भी बताया था, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तभी तो एक दूसरे से जाके कंबाइन करते हैं, समझ रहे हो ना। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एटम्स आपस में कंबाइन करके एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर देते हैं और वो स्टेबल बन जाता है। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कौन करेंगे? एटम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यही अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। अब आप बोलोगे सर कल तो आपने बताया था कि मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं। देखिए बेटा, जिसको ना समझ में आ रहा तो आई बटन पे क्लिक करिए और लास्ट लेक्चर जो पहला लेक्चर है इसका वो देखिए, तब आपको यहां पर समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये मत सोचिए कि डाल्टन्स तो स्टार्टिंग में ये चैप्टर के तो यहीं से समझ सकते हैं, इसकी बुक में हर चीज नहीं दी होती है। फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आई बटन पे क्लिक करिए, लास्ट वीडियो देखिए, इसके बाद इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। तो बाकी मैं कोई अगर आपको वो क्लियर है तो ठीक है, यहां से पढ़िए। तो मॉलिक्यूल्स आप बोलोगे कि सर आपने तो कल बोला था कि मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एटम्स में अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं, फिर एटम्स ही आपस में दोबारा एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं।
आ रही बात समझ में? तो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन होता है वो किसका होता है? एटम्स का होता है। किसका होता है? एटम्स का होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही दूसरे एटम से कंबाइन करते हैं, ये बात इन्होंने पहले बताई। तो पहली चीज क्या बताई कि हर एक मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हमने एटम नाम दिया, और जो एटम्स होते हैं वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि H2 + O2 मेक्स H2O। तो ऐसा नहीं है कि H2O2 मिल गए, नहीं, H2 ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन के एटम H अलग हो जाएंगे, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम अलग हो जाएंगे, इसके बाद भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और H2O बना देगा, ये अपना निकल लेगा। आ रही बात समझ में? तो एटम पहले ये ब्रेक होंगे एटम्स में, अगर कंपाउंड भी है तो पहले वो एटम्स में ब्रेक होंगे, इसके बाद दोबारा रिकॉम्बिनेशन करेंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा क्या आता है? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सत्य बात है। क्या? वैसे आज के जमाने में इनकी सारी बातें झूठी प्रूफ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल हैं, एटम को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाकी आज तो आप जानते हैं कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, तो उसको अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनके हिसाब से ये था कि एटम से नीचे कुछ नहीं होता, सबसे फंडामेंटल एटम ही है। तो इन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, एटम जो कंपाउंड होते हैं वो एटम से ब्रेक होते हैं, एटम्स अपना एक एटम दूसरे किसी और से कंबाइन करता है और नया मॉलिक्यूल बना देता है, लेकिन एटम ब्रेक नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन टूट के कुछ और नहीं बनेगा, समझ लो, या ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो टूट के कुछ और नहीं बनेगा। तो ये बात उन्होंने कही, काफी हद तक ठीक भी थी, लेकिन बाद में न्यूक्लियर रिएक्शंस आ गए, तो हम सभी जानते हैं कि एटम भी वहां पर टूट जाता है और एटम बन भी जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। खैर, तो एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, तो पहला पढ़ा हमने कि एटम छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है मैटर, जिन्हें हम एटम कहते हैं, और जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पहली बात। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी एटम को और नीचे डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम से नीचे कुछ नहीं जा सकते, बस सबसे फंडामेंटल क्या हो गया? एटम ही हो गया, इसलिए इसको ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही फॉर्म किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तीसरी बात ये भाई साहब क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि एटम्स आर गिवन एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल बात सही है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो भैया हाइड्रोजन किसको बोला गया? हाइड्रोजन ऐसे एटम जिनके सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करे, उसे ही हाइड्रोजन तो नाम दिया, तो इनकी प्रॉपर्टीज हर जगह क्या होगी? सेम होगी, बिल्कुल। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट, तो सेम एलिमेंट, कोई भी एक ही एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट ले लिया, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए वो सेम मिलेंगे, एक टाइप के मिलेंगे, एक ही प्रॉपर्टीज मिलेंगी। कैसे होंगे? 16 उसका मास होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो आप कहीं भी चले जाइए पूरे यूनिवर्स में, ऑक्सीजन जो आपको मिलेगी उसमें ऑक्सीजन में सब में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन ही होंगे, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं, केमिकली भी, फिजिकली भी, हर तरह से, और मास में भी हर तरह से बिल्कुल क्या होते हैं? सेम होते हैं। चौथी बात ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटम अलग हो गया, हाइड्रोजन का एटम अलग हो गया, तो बिल्कुल कोई भी डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनका अलग अलग एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या होंगी? अलग होंगी। बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन के जैसा कोई तीसरा नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरा नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। क्लोरीन के जैसा कोई अगला नहीं मिलेगा, फ्लोरीन के जैसा कोई अगला नहीं मिलेगा। सब इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से टोटली क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट है तभी तो उनको अलग नाम दिया गया है ना। तो चौथा हो जाता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, बिल्कुल मास भी उनका अलग अलग होता है, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होती ही है, ठीक है। अगला इन्होंने बताया कि एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये बात समझिएगा कैसे, कहने का इनके मतलब क्या है कि कभी भी एटम कंबाइन के, जैसे अभी आपको मैंने केमिकल फॉर्मूला पढ़ाया, ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूले मैंने आपने देखा H2O हो गया, H2SO4 हो गया। आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा कि H आधा लग गया, सल्फर 3/4 लग गया, ऑक्सीजन 2/3 लग गई, तो ऐसा नहीं
नहीं होगा कि 2/3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3/4 एटम्स ऑफ सल्फर, आधा एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर जाए, तो बिल्कुल नहीं। हमेशा एटम जो होगा वो होल नंबर में कंबाइन करे, यानी कि या तो एक एटम कंबाइन करेगा, या 2 एटम कंबाइन करेगा, 3 एटम कंबाइन करेंगे, 5 एटम कंबाइन करेंगे। होल नंबर में जो एटम्स होंगे वो कंबाइन करेंगे, कभी डेसिमल फ्रैक्शन में या हाफ फ्रैक्शन में कोई भी एटम किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, वो यही कहना चाहते हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला जो इनका लास्ट स्टेटमेंट आता है, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। बिल्कुल, अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर द नंबर ऑफ एटम्स जो होगा हर टाइप का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया जैसे H2O है तो ये किसका है, वाटर का फॉर्मूला है। तो दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए तो दुनिया चाहे इंडियन पानी हो, चाहे अमेरिकन पानी हो, चाहे बिस्लेरी का पानी हो, चाहे बाबा रामदेव का पानी हो, किसी का पानी अलग अलग नहीं होता। सबके पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि बाबा रामदेव बोले हम भैया योगी आदमी हमारा पानी पीजिए, हमारे वाले में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो उनके वाले में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होगी भैया, उनके में भी हर एक मॉलिक्यूल में वाटर के 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड है तो यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, अगर वही कंपाउंड है तो उसमें जो रिलेटिव नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल जिन एटम से मिलके बना होगा, जैसे H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 में हाइड्रोजन हमेशा 2 होंगे, ऑक्सीजन हमेशा 4 होगी और सल्फर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ये अलग अलग नंबर्स में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो यही बात ये कहते हैं, द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो इस तरह से हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हो जाती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब अगला आपका आता है व्हाट इज एटम। क्या आता है, एटम क्या है, व्हाट इज एटम। तो अब आपको मैं टेक्निकली हर चीज समझा चुका हूं। अब हम चलेंगे डेफिनेशन वाइज कि किस तरह से किस चीज की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम में आएगा तो कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले बात करें एटम की, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। Atom is the smallest fundamental particle of any substance which takes part in a chemical reaction but cannot live free। क्या एटम किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल है, ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन कभी फ्री नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ये होते हैं अनस्टेबल, इनको करनी होती है केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई दूसरा मिला तो उसके साथ लग के मॉलिक्यूल बना लेंगे ये, और अगर नहीं मिला तो खुद के साथ कंबाइन करके भी क्या बना लेते हैं मॉलिक्यूल। आपने देखा था हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन मिल गई तो क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बना देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बना देगा। अगर कोई नहीं मिला तो हाइड्रोजन खुद से कंबाइन कर जाएगा और H2 गैस बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है, तो एटम क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन फ्री नहीं रह सकता, वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। एटम्स अकेले नहीं घूमते, कुछ के घूमते हैं, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, लेकिन वही बात कि हर एक्सेप्शन का एक रीजन होता है, एक एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं तो एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री नहीं रहते हैं, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एटम एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो फ्री तो नहीं रह सकता है मगर केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, बिल्कुल सबसे छोटा पार्टिकल है ये, अगर एटम के अंदर ना घुसे तो। ठीक है, तो एटम, तो कुछ प्रॉपर्टीज दी गई एटम की। तो अगर हम देखें कि एटम का साइज कितना होता है, तो बिल्कुल एटम का जो साइज होता है वो 10⁹ नैनोमीटर के आसपास होता है। कितना होता है,
ये तो दिया गया एटॉमिक रेडियस ऑफ मेजर, तो नैनोमीटर की बात कर ली उन्होंने। खैर, तो देखिए अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग चीजों के जो एटम्स होंगे उनका अलग अलग साइज होगा, जो अलग अलग चीजें हैं और उनके अलग अलग एटम्स होंगे तो अलग अलग एटम्स का अलग अलग साइज होगा। और एटम क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए एटम का जो साइज होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जब एटम का साइज बहुत कम होगा तो उसको मेजर करने के लिए हम बहुत छोटी यूनिट यूज करेंगे, तो हम ज्यादातर जो एटम्स की जो डायमेंशन है वो नैनोमीटर में बताते हैं। किसमें बताते हैं, नैनोमीटर में बताते हैं, ठीक है। नैनो आप जानते होंगे, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो अगर 1 मीटर के 10 की पावर 9 डिवीजन्स किए जाएं, 10 की पावर 9, देख ले, सोच लेना, 1 मीटर के 10 की पावर 9 डिवीजन्स किए जाएं, इसके बाद जो वो लेंथ बचेगी छोटी सी, वो क्या कहलाएगी, 1 नैनोमीटर कहलाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम की अगर हम बात कर लें तो वो लगभग 10 की पावर -10 मीटर का होता है। क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर के आसपास का होता है, ठीक है। अच्छा, वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल 10 की पावर से मॉलिक्यूल है क्योंकि उसमें 2 एटम हाइड्रोजन को और 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन कर जाता है, तो उसका जो साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो 10 की पावर -9 की रेंज का होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो साइज होता है वो 10 की पावर -8 के आसपास का होता है। और ये कितने छोटे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सैंड होती है, बालू, पिसी वाली, मोरंग की बात नहीं कर रहा मैं, बालू की बात कर रहा हूं, जैसे मूंगफली वाले अपना मूंगफली भूंजते हैं, ठीक है। तो वो जो बालू होती है ग्रे कलर वाली, तो उसके जो पार्टिकल जो कितने महीन, इतने छोटे होते हैं, उनका साइज भी 10 की पावर -4 होता है, उससे भी 10,000 गुना छोटा या 1 लाख गुना छोटा इवन, और उससे भी ज्यादा छोटा अगर पार्टिकल आप बनाएंगे तब क्या बनेगा, हाइड्रोजन का एटम बनेगा, ठीक है। और चींटी की बात करें तो चींटी की जो साइज होती है वो 10 की पावर -3 मीटर के आसपास की होती है। 10 की पावर -3 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मिलीमीटर के साइज की होती है। कितनी होती है, 1 मिलीमीटर की साइज की होती है। तो आप समझ सकते हैं 10 की पावर -3 और 10 की पावर -10, तो 10 की पावर 6 और हिस्से किए जाए उतने गुना छोटा होता है हाइड्रोजन का एटम। तो आप समझ सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी एटम की डेफिनेशन, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, जो मैंने बोली है काम आएगी आपके। अब क्या होता है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अब देखिए क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा बैरियर है इस यूनिवर्स के सामने। आप यहां से पढ़ के जाते हैं, अब पता चला आप रशिया में चले गए और मान लीजिए कि वहां पर अब तो एक कॉमन लैंग्वेज, इसीलिए ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश को एक्सेप्ट किया गया कि सबको एक लैंग्वेज तो ऐसी हो पूरे यूनिवर्स में, जो ऑब्वियसली यूनिवर्स नहीं मतलब वर्ल्ड में, तो एक लैंग्वेज तो ऐसी हो कि लोग कहीं आए तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, वरना तो वो बोलेंगे अपना, वो बोलेंगे अपना, वो बोलेंगे कॉनिचिवा, आप बोलेंगे नमस्ते, ना उनको समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी यही समस्या है। तो ये बोला गया कि कम से कम जो एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर रहे हैं तो उनको कुछ सिंबल देते हैं। क्या देते हैं, सिंबल देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिससे कि लोग समझ जाएं कि यही है, तो पूरे यूनिवर्स में वही सिंबल्स आपको पढ़ाए जाए, ठीक है। तो इनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करने का ट्रेंड शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो डॉल्टन अंकल हैं तो वही अपना ट्राई करते हैं और एलिमेंट्स के जो एटम्स थे उनको कुछ सिंबल दिए। जैसे आज हम सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, आज हम सिंबल हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं, है ना, हीलियम के लिए हम He लिखते हैं, लेकिन शुरुआत में ये सिंबल डेवलप नहीं हो गए, स्टार्टिंग अलग अलग तरीके से होती है, आप जानते हैं, फिर हर चीज में इंप्रूवमेंट होता है। तो सबसे पहले कुछ सिंबल बनाए गए, तो उन्होंने सिंबल किस तरीके से बनाए, अच्छा उस समय क्या था, बहुत कम एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने सिंबल क्या बनाया, उन्होंने बोला कि एक गोला बनाया करेंगे और उसके अंदर वेरियस डिजाइन बना के फिक्स कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन को बोले कि अगर एक गोले के अंदर एक डॉट बना दिया जाए तो इसका मतलब समझ जाइए कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। फिर बोले कार्बन, तो बोले अगर सिर्फ एक खाली गोला बना दिया जाए, सर्कल बना दिया जाए और वो हॉलो हो, अंदर से बिल्कुल मतलब वैकेंट हो, कुछ भी ना हो उसके अंदर, तो हम ऐसे सिंबल को हम क्या नाम देंगे, कार्बन बोल लिया करेंगे, ठीक है। अब ये आ गई अपनी ऑक्सीजन। अब कार्बन में क्या है, कार्बन कुछ इस तरह से शेडेड रहेगा
और ऑक्सीजन जो होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। तो अगर पूरा डार्क कर देते हैं तो क्योंकि कार्बन काला होता है ना, इसलिए उन्होंने डार्क कर दिया भाई लोगों ने। तो ये वाला सिंबल, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, किसी को याद नहीं रहते, मुझे खुद भी याद नहीं है, खैर। तो आपको बस पढ़ना है एक बार, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन का सिंबल ऐसा बनाया गया, ऑक्सीजन का एक प्लेन सर्कल बनाया गया। इसके बाद जब फास्फोरस की बात आई तो फास्फोरस का डिजाइन बनाया गया मर्सिडीज टाइप का। कैसा बनाया गया? मर्सिडीज टाइप का। तो जो ऐसा एक स्फीयर के अंदर 3 लाइनें खींच दी गई और बोला जाए कभी ऐसी खींचे तो समझ जाइए क्या लिखा है, फास्फोरस लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद सल्फर की बारी आई तो सल्फर के लिए उन्होंने क्या किया, एक गोले के अंदर एक प्लस का साइन बना दिया पूरा, तो इसको बोल दिया ऐसा सिंबल होगा तो सल्फर होगा। आयरन के लिए उन्होंने ऐसे करके आई बना दिया गोले के अंदर, कॉपर के लिए सर्कल करके सी बना दिया, लेड के लिए सर्कल करके एल बना दिया, फिर सिल्वर के लिए सर्कल करके एस बना दिया। गोल्ड की बारी आई तो गोल्ड लिखा सर्कल और अंदर से इस तरह से कुछ रैशेज उठा दिए, कोरोना के जैसे बाहर की तरफ निकले होते हैं वैसे इसके अंदर की तरफ निकाल दिए, ठीक है। फास्फोरस के लिए सल्फर करके पी बना दिया और मरकरी के लिए सर्कल करके छोटे छोटे और सर्कल्स बना दिए कॉर्नर पे और बीच में खाली छोड़ दिया, तो इसको मरकरी नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स के लिए इस तरह से सर्कल बनाए गए। लेकिन बेटा इट वाज वेरी टफ कि मतलब हर सर्कल का सिंबल याद करना कि हर एलिमेंट के लिए कैसा सिंबल है, तो ये भी एक टफ टास्क थी। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था सिंबल देने का एलिमेंट्स को, इसलिए ये बाद में फेल हो जाता है और दूसरे सिंबल्स आए और आज तो हम लोग ये वाले सिंबल यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो अब आया कि नेमिंग की बात करते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि आखिर नेमिंग कैसे हुई। तो देखो एलिमेंट्स को सिंबलाइज किया गया और नेमिंग दी गई। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स या कंपाउंड जो भी डिस्कवर होते हैं उनको नेमिंग करता है, उनको नाम देता है, जिसका नाम है IUPAC। क्या नाम है? IUPAC। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी केमिस्ट्री की डिस्कवरी होती है या नेमिंग सिस्टम है, नेम है, तो ये सब इन्हीं के हाथ में, यही ऑर्गेनाइजेशन उनको नेम करता है। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कई बार हर बार 1 नंबर में पूछ ही लिया जाता है, 9th में पूछे चाहे 10th में पूछे, आता जरूर है। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं दिया गया होगा, जी हाँ, IUPAC ये रहा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आप याद कर लीजिए, इससे पहले IUC भी हुआ करती थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, बाद में IUPAC चल गई, ठीक है। तो IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है जो एलिमेंट्स के नेमिंग वगैरह करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे नेम्स आते हैं, तो IUPAC ने ही सारी नेमिंग करी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब ये नेमिंग करी इन्होंने, तो अब बाद में फाइनल सिंबल हमारे क्या होते हैं जो आपने याद किए हैं। तो बेटा 118 एलिमेंट जितने भी हैं सबके सिंबल आपको याद करने हैं। आप बुक उठाइए, आपकी बुक में दिए गए हैं सारे सिंबल्स, सबके सिंबल्स आपको याद कर लेने चाहिए अभी, ठीक है। तो वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी। तो हाइड्रोजन का H होता है, एल्यूमिनियम का ऑब्वियस सी बात है Al होता है। तो देखिए अब देखिए नेमिंग भी किस तरह से, तो एलिमेंट्स की जो नेमिंग को सिंबल किए गए तो वो भी मैं आपको बता दूं किस तरह से किए गए। अब जैसे आपने देखा कार्बन का भी C होता, कार्बन भी C से स्टार्ट होता है और क्लोरीन भी C से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखिए IUPAC ने ये बोला कि किसी भी एलिमेंट का जो भी नाम रखा जाएगा उसके नाम का पहला या फर्स्ट 2 लेटर जो होंगे उनके नाम से, उनका उन्हीं के फर्स्ट 2 लेटर ही उनका क्या कहलाएंगे? सिंबल कहलाएंगे। इसलिए कार्बन का C हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, सल्फर का S हो गया, फास्फोरस का P हो गया। लेकिन अब कई बार क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स के ऐसे नाम कॉन्साइड कर गए कि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर फर्स्ट 2 का यूज आ गया। जैसे क्लोरीन का Cl होता है, क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है, कार्बन का C होता है। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर्स हैं तो हमेशा पहला लेटर बड़ा लिखा जाएगा और बाद का लेटर कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाना चाहिए वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का Al होता है, तो Al में जैसे आप देखिए लिखा है इन्होंने Al का, ये सही और ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर L कैपिटल में यूज किया, इसका मतलब ये अलग सिंबल हो गया और ये किसी और एलिमेंट का अलग सिंबल हो गया, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट का सिंबल अगर चाहे 1 लेटर का हो चाहे 2 लेटर का, अगर 1 लेटर का है तो वो कैपिटल ही होगा, अगर 2 या 3 लेटर का, आजकल 3 भी चल रहे हैं, तो 3 लेटर का है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, बाकी जो 1 या 2 लेटर एक्स्ट्रा बचते हैं वो स्मॉल में ही बनाए जाएंगे, ठीक है। ओके। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर सोडियम का नाम S से क्यों नहीं शुरू होता? सोडियम का सिंबल जो है वो Na क्यों रखा गया?
है ना, सोडियम तो SO होना चाहिए था लेकिन Na है। तो बेटा बात यह है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम उनके जो इंग्लिश में नेम फेमस है उसके बेस पे नहीं किया गया है, बल्कि लैटिन नेम पे किया गया है। किस पे किया गया? लैटिन नेम पे किया गया है। इसलिए हमें लगता है कि मतलब इसका फर्स्ट लेटर तो नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट लेटर ये, जैसे अगर आप बात करें मरकरी की, तो मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। अब मरकरी तो Mc तो कहीं से नहीं लग रहा है, मरकरी का Mu या Mc कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये Hg लिखा है। क्यों? क्योंकि मरकरी का जो लैटिन नेम है दैट इज हाइड्रागेइरम। क्या है? हाइड्रागेइरम। तो हाइड्रा और गेइरम, हाइड्रागेइरम हो गया। सिल्वर का अगर आप देखें तो सिल्वर का जो नेम रखा गया है वो Ag रखा गया है सिंबल। तो सिल्वर का सिंबल Ag क्यों रखा गया? क्योंकि सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो अर्जेंटम है। क्या है? अर्जेंटम है, इसलिए इसका लैटिन नाम क्या रखा गया है? Ag रखा गया है। सिंबल जो रखा गया वो Ag रखा गया। ठीक है, तो कई एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो उनके लैटिन नेम पे बने हैं, इसलिए वो आपको कई बार कंफ्यूजिंग लगते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने लिस्ट है बेटा कि वेरियस एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के क्या हैं? सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम का Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, बोरॉन का B है, ब्रोमीन का Br है, कैल्शियम का Ca है, कार्बन का C है, क्लोरीन का Cl। अच्छा, कई क्लोरीन की स्पेलिंग याद कर लीजिए। देखिए क्लोरीन के सिंबल में Cl होता है लेकिन स्पेलिंग में CHO होता है। कई बार लोग CLORIN लिख देते तो CLO नहीं होता, CHLO होता है। इस चीज को ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, कोबाल्ट का CO होता है, कॉपर का Cu होता है। अब फिर से बोलो सर ऐसा के ऊपर रख दिया तो रख दिया, नाम की है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो कॉपर का Cu रखा गया, फ्लोरीन का F है, गोल्ड का Au है, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है। क्या है? Fe है, क्योंकि फेरस और फेरिक इस तरह से होता है, इसका लैटिन नेम से है। लेड का प्लम्बम लैटिन नेम जो है वो प्लम्बम है, इसलिए लेड को Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, नियॉन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को ऑब्वियसली Ag, मैंने आपको बताया था इसका लैटिन नेम जो है वो अर्जेंटम है, तो इसलिए इसको Ag दिया गया। सोडियम का भी ऐसे कुछ होगा, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम। तो सोडियम को Na सिंबल दिया गया, सल्फर का S होता है, यूरेनियम का U होता है और जिंक का Zn होता है। ऐसे 118 एलिमेंट्स हैं, अभी तो आपके सामने कम लिखे हुए हैं, तो 118 एलिमेंट के अपने अपने क्या है? सिंबल है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बेटा जो अगला पॉइंट आता है दैट इज एटॉमिक मास। क्या आता है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है भाई? देखिए जैसे हम लोग, इंसान की आदत है कि कुछ भी मिल जाए तो सबसे पहले वो क्या करता है? उसको तौलना शुरू करता है कि आखिर इसका वजन कितना है। ठीक है, कितना है ये हमारे पास। तो बिल्कुल जैसे ही हम लोग को पता चला कि चीजों में एटम्स होती हैं, हमने एटम्स को भी तौलना शुरू कर दिया। अब तौलना शुरू किया तो नंबर, तो उनका मास क्या होता है? तो उसी को हम किसी भी एटम का जो मास होता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। तो आप जानते हैं कभी भी आप किसी चीज को तौलेंगे, वेट करेंगे, मेजर करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए यूनिट। क्या चाहिए? यूनिट चाहिए, है ना। बिना यूनिट के तो हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ रेफरेंस चाहिए। भाई आप अगर आलू लेके आते हैं तो 2 किलो है, तो हमने फिक्स कर रखा है ना कि 1 किलो इतना होता है, तो ये उसी का डबल है, तो इसका मतलब ये 2 किलो हो गया। ठीक है, तो ऐसे जब बात आई एटम्स के मास की, तो एटॉमिक मास जिसे बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले जरा समझ लीजिए रेफरेंस, क्योंकि इसकी डेफिनेशन अच्छों को समझ में नहीं आती इस उम्र में, तो आराम से समझिएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो कार्बन था, क्या था? कार्बन। हमने क्या किया? कार्बन का एक एटम लिया। क्या किया? कार्बन का एक एटम लिया। इसका कुछ भी वजन रहा हो, हमें नहीं पता कितना रहा, इसके वजन का 1/12 पार्ट कर दिया। क्या कर दिया? 1/12 पार्ट कर लिया। कार्बन लिया, कार्बन भी कौन सा? 12 वाला। कार्बन 2 टाइप के कार्बन होते हैं, ज्यादा उसमें पूछना नहीं, वो हम आगे चैप्टर में घुसते जाएंगे तो आपको समझाते चलेंगे। कार्बन जो होता है कार्बन 12 है, बस ऐसे याद कर लो कि कार्बन 12 ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है एक्चुअली, तो नॉर्मल वाला कार्बन है ये।
तो कार्बन 12, तो कार्बन का एक एटम लिया, उसका कुछ वजन रहा होगा, वेट किया, उसका जितना वजन था उसका 1/12 निकाला। क्या किया, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ वेट आ गया होगा, उसको हमने यूनिट मान लिया, उसको बोला गया 1 AMU। क्या बोला गया, 1 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब इससे कम, तो ये हमारा एक प्रकार से बांट हो गया, तराजू हो गया, वेइंग बार हो गया। अब इससे हम कंपैरिजन करेंगे कोई चीज कितने टाइम्स भारी है या कितने टाइम्स हल्की है, तो वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं है। खैर, तो 1 AMU, तो क्या हुआ, कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट मास को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। कार्बन का एक एटम लिया, उसका जो भी वजन हुआ उसके 12वें हिस्से को, 12th पार्ट जो बनेगा उतने मास को हमने नाम दिया 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम लोग आलू, भाजी, सब्जी, करेला, इन चीजों को किलोग्राम में मेजर करते हैं, उसी तरह से एटम्स के मास को हम AMU में मेजर करते हैं। तो ये एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि एटम्स के मास को डिफाइन करने वाली यूनिट है, दैट इज कॉल्ड 1 AMU। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड 1 AMU। ठीक है, अब तो किसी चीज का एटॉमिक मास क्या हुआ, तो जैसे अब हाइड्रोजन को हमने देखा, तो हाइड्रोजन जो था वो सीधे इसी के इक्वल आ रहा था, तो इसलिए हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास आ रहा था वो सीधे इसी के इक्वल आ रहा था, इसलिए हाइड्रोजन का मास बोले, अब देखो एटॉमिक मास बोले या फिर आप मास नंबर बोले, एक ही बात। क्या आप चाहे एटॉमिक मास बोले या फिर आप मास नंबर बोले, एक ही बात है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको बात मेरी क्लियर होगी। ठीक है, तो जब हीलियम को पाया तो हीलियम जो था वो 2 टाइम्स था इसका, इसलिए इसका मास नंबर या एटॉमिक मास कितना रखा गया, 2 रखा गया। अब 2 1 है तो 1 AMU है, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग सिर्फ नंबर ही लिख देते हैं, AMU तो कोई लिखता ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम पाया हमने, सॉरी हीलियम का 1 AMU नहीं था, 4 AMU था, गलती कर दी मैंने, 4 AMU था। ठीक है, इसके बाद लिथियम की बात की तो लिथियम का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने कार्बन का देखा तो कार्बन का 12, भाई ऑब्वियसली बात है 12 टाइम्स होगा, क्योंकि इसी का 1/12 किया तो कार्बन को तोलेंगे तो इसका 12 गुना ही तो निकलेगा। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास आया वो कितना आया, 12 आया। ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन जो था वो 1 AMU से 16 गुना भारी था, 16 टाइम्स था, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या रखा गया, 16 रखा गया। तो किसी भी एटम का एटॉमिक वेट क्या हुआ, किसी भी एटम का एटॉमिक वेट ये है कि वो जो एटम है, उस सब्सटेंस का जो एटम है वो कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 मास से कितने टाइम्स भारी है, वो किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास कहलाता है। आई होप आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, इससे बेसिक करके मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, तो द एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट द हाउ मेनी टाइम्स दैट द वन एटम ऑफ दैट सब्सटेंस इज higher than या greater than mass of 1/12 part of mass of 1 carbon atom। कार्बन 12 एटम के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कोई भी चीज कितने टाइम्स भारी है, कोई भी एटम, वो उस एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा। सल्फर का आप देखें तो 32 आएगा। क्या मतलब हुआ कि सल्फर जो है वो कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से से 32 गुना भारी है, इसीलिए सल्फर का जो एटॉमिक वेट है वो क्या दिया गया, 32 दिया गया। अगर आपको फिर भी चीजें नहीं कम समझ में आ रही तो आपको एटॉमिक वेट की डेफिनेशन सीधे सीधे रट्टा मार लेनी है, और इनके नंबर्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई तौलता नहीं है बैठ के, आप तौलोगे क्या। ठीक है, तौले जा भी नहीं सकते, बहुत छोटी यूनिट है, हाई प्रिसाइज मेजरमेंट लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको, और यही सबके एटॉमिक वेट कहलाते हैं, और आपको सबका एटॉमिक वेट याद होना चाहिए। एटॉमिक वेट भी, और एटॉमिक नंबर की बात बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आप देखिए सबके एटॉमिक मास दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16,
सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32। अब यहां पर लोगों को समस्या आ जाती है, सर ये डेसिमल में कैसे? तो भैया डेसिमल में इसलिए होता कि कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन एक्चुअली 3 टाइप की होती है, नहीं क्लोरीन तो 2 टाइप की, हाँ 2 टाइप की होती है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो फिर उनका एवरेज लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कई बार एवरेज लेना पड़ता है, और एवरेज डेसिमल में आ जाता है। इसलिए क्लोरीन का किस में है? डेसिमल में है। ये क्लियर हो जाएगा, चैप्टर जब फिनिश होगा तब तक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का 40 है। तो इस तरह से चीजों के क्या है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मास नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एटम जो होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, और इसके बाद बस ये चैप्टर थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह कुछ है, इसके बाद खत्म। ये 2-3 लेक्चर लगे, 3 लेक्चर में आई होप कि खत्म हो जाना चाहिए ये चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक हमें बताइए कि आपको केमिस्ट्री पढ़ के कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज़ यार, जो भी वीडियो देखते हो, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, जो भी लोग देख रहे हैं आप, तो कमेंट जरूर करें कि आपने अगर वीडियो देखा, और अगर आप बड़े हैं तो प्लीज़ ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनको इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।